तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फास्ट एंड पॉलिटिक्स में। और हम आपको तैयार है ले जाने के लिए टाइम की जर्नी पर। तो कमर कस लीजिए और चलिए हमारे साथ। तक तो ये बातें हो गई, क्या सोशल स्ट्रक्चर था, लोगों के मन में क्या चल रहा था, किस तरीके से बात हुई थी। अब थोड़ा सा इसको रोक कर ली, है ना। आइए नेपोलियन पर। 1813 में नेपोलियन का फॉल शुरू हो गया और 1815 तक नेपोलियन ने अपने सामने 4 मजबूत दुश्मन खड़े कर लिए थे। ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। ये चारों मोनार्कियल थे, हार्ड मोनार्कियल, एब्सोल्यूटिस्ट। इन चारों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ एक जंग लड़ी, वाटरलू। नेपोलियन वाटरलू हार गया। नेपोलियन को अरेस्ट करके सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया गया, जहां से वो कभी वापस नहीं लौटा। अब फ्रांस पे कोई एम्परर नहीं, कोई सॉलिड रूलर नहीं था। तो इन लोगों ने फ्रांस का जो जीते हुए इलाके थे, इनको वापस बांटना शुरू कर दिया। तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। अब एक छोटी सी चीज है कि नेशनलिज्म को कुछ लोग ना कम आंकते हैं। यहाँ इंडिया में पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा। ए नेशनलिज्म बेकार चीज है। जवाब यहाँ है, अगर एक नेशन यूनिफाइड ना हो, अगर एक नेशन पर एक सॉलिड गवर्नमेंट ना हो, तो फॉरेन कंट्रीज उसको किस तरह से नोचते हैं, किस तरह से बांटते हैं, ये आपको दिखेगी 1815 के ट्रीटी ऑफ वियना में। जो 4 कंट्रीज आपस में एकजुट हुई थी नेपोलियन के खिलाफ, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन और रशिया। इन चारों ने मिलकर के उन सभी चीजों को वापस लेना और बदलना शुरू कर दिया, जिसे नेपोलियन ने 1815 तक बदला था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वहां के चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने इन तीनों कंट्रियों को होस्ट किया। ड्यूक मैटरनिच नाम याद रखिएगा, आगे बहुत बार इनका नाम लिया जाएगा। ड्यूक मैटरनिच ने होस्ट किया और इसमें उन जगहों को बंदरबाट शुरू, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। अब सबसे तकलीफ वाली चीज क्या हो सकती है फ्रेंच लोगों के लिए, आप सोचिए, जब उनका देश ऐसे बंट रहा था, क्या तकलीफ हो सकती है। 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने इतनी मेहनत करके जिस राजा को, लुई 16 को गद्दी से हटाया था, उसी राजा की डिनेस्टी, बॉर्बन डिनेस्टी को वापस रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। सारी मेहनत बर्बाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो रिजल्ट मिला था उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया। लुई 16 के जो वंशज थे, सक्सेसर, वो फिर से आ गए गद्दी पर। अब इसके बाद फ्रांस दोबारा एक्सपेंड ना करे, फ्रांस फिर से फैले नहीं, तो उसके किनारे किनारे छोटे छोटे स्टेट्स बांट दिए गए। जैसे नॉर्थ में नीदरलैंड, एक नया किंगडम बनाया गया ताकि ऊपर ना बढ़े, नॉर्थ में ना बढ़े। साउथ में जो जेनेवा जीता था नेपोलियन ने, उसको पिडेमोंट को दे दिया गया। ईस्ट में आप आएंगे तो पोलैंड, रशिया को दे दिया गया, रशिया ने ले लिया। वेस्टर्न फ्रंटियर पर छोटे से आइलैंड थे और सेक्शोनी भी एक जगह थी जो नेपोलियन ने जीती थी, वो दोनों प्रशिया को चले गए। और नॉर्दर्न इटली का जो पार्ट नेपोलियन ने जीता था वो ऑस्ट्रिया ने ले लिया। अब बच गए कौन? वो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने बनाया था, उसको इन लोगों ने नहीं छुआ, भला उसको टच नहीं किया, वो जैसे का था वैसे रहने दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रिटेन को क्या मिला? सोचिए, ब्रिटेन को क्या मिला? और जगह जवाब है तो कमेंट में बताइएगा। ब्रिटेन को वो चीज मिली कि आगे सालों तक उसकी राजगद्दी चलती रही पूरी दुनिया पर। खैर, अब ये जो वियना ट्रीटी हुई, इस समय इसके बाद ना एक क्लास ऑफ पीपल, एक वर्ग उभरा लोगों का, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म आ गया। हमने पहले लिबरलिज्म पढ़ा था, उसके अगेंस्ट में कंजर्वेटिज्म। अब ये कंजर्वेटिज्म कौन थे? रूढ़िवादी लोग, पहले से जो
चीज़ें चली आ रही हैं, चर्चेज, मोनार्कियल गवर्नमेंट्स, सोशल हेरारकी इंग्लिश में तो खास नहीं, हिंदी में जोड़ेंगे समाज में जो ऊंच नीच है, उसको कहते थे कि ये चलने दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कंजर्वेटिज्म, एक कंजर्वेटिव लोग जो थे ये पुरानी चीज़ों को इस्टेब्लिशमेंट में विश्वास रखते थे। हालांकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन के पहले वाले स्टेट में भी नहीं जाना चाहते थे, एकदम से सेंट्रलाइज्ड पावर आ जाए ऐसा भी नहीं चाहते थे। मॉडर्नाइजेशन चाहते थे। नेपोलियन ने जो मॉडर्नाइजेशन किया था, जो ब्यूरोक्रेसी दी थी, ये इसको कंटिन्यू करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से इनकी आर्मी भी मॉडर्नाइज होती थी, इनको शासन करने में, गवर्न करने में आसानी होती थी ब्यूरोक्रेसी की मदद से। तो इसको इन्होंने चलने रहने दिया गया। अब ये जो 1815 के बाद इन रूलर्स का जो ग्रुप बना, जिसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं, इन्होंने बड़ी बुरी तरीके से शासन शुरू किया। अब बुरी तरीके से शासन शुरू करने का मतलब जनता की छोटी छोटी बात को दबाया जाने लगा। कोई क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं है, अगर कोई कुछ पूछ दे अलाउ नहीं। यहां तक कि न्यूज़पेपर पर सैंक्शंस लगा दिए गए, सेंसरशिप लागू हो गई, कोई न्यूज़पेपर कुछ छाप नहीं सकता था। आपको ये जो फोटो दिख रही है अपने पेज पर, जो पेंटिंग की फोटो है, इस पेंटिंग को देखिए, ग्रुप ऑफ थिंकर्स, सब केवल सोचेंगे, कोई बोल नहीं सकता, सबके मुंह पर वो पट्टी लगी हुई है ना। तो एक दबाव बनाया गया जनता के ऊपर। अब इसी के खिलाफ, सीधी बात है, जब इतना आप सैंक्शन लगाएंगे, खासकर प्रेस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर जब आप सैंक्शंस लगाएंगे तो क्या होगा? लोगों के अंदर गुस्सा आएगा। तो ऐसे में कुछ ऐसे जिगरा लोगों का इमरजेंस हुआ जिनको हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरीज। ये रिवॉल्यूशनरीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नहीं थे, ये बाद के रिवॉल्यूशनरीज थे 1830 के आसपास के। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है गिसिप मैज़िनी का। अब ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, ये लिबरल नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट भी थे और लिबरल भी थे। अब ये जो सैंक्शंस लगते थे गवर्नमेंट के, इसके चलते ये लोग अंडरग्राउंड हो गए और चोरी छिपे इन लोगों ने छोटे छोटे सोसाइटीज की स्थापना की, जिसमें गिसिप मैज़िनी जो एक लीडर था, एक रिवॉल्यूशनरी था, ये इटालियन थे, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। इनका मानना था कि मोनार्कियल गवर्नमेंट, अब मोनार्कियल छोड़ दीजिए, मोनार्कियल पुरानी चीज हो गई, कंजर्वेटिज्म, ये जो कंजर्वेटिव रूल है इसको हटाना होगा। और हटाएंगे कैसे? एक मिल करके लड़ेंगे तब, एक हो करके लड़ेंगे तब। ये एक होना क्या है? यूनिफिकेशन। तो यूनिफाइड होना पड़ेगा। तो इटली को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, वो कह रहे थे कि पूरा यूनिफाइड होना पड़ेगा। यही सोच सब जगह फैली। तो इन्होंने अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए दो सोसाइटीज की स्थापना की। पहली यंग इटली मर्सीज में, और एक बर्न में यंग यूरोप। यंग इटली, यंग यूरोप। अब इसका देखा देखी, आप आगे पढ़ेगा, इसका देखा देखी मतलब इससे कॉपी करते हुए एक मूवमेंट इंडिया में भी हुआ था, वो आपको इंडियन हिस्ट्री मालूम चलेगा। अगर कुछ लोग को पता होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए वो कौन सा मूवमेंट था जो बंगाल में भी हुआ था। खैर, तो यंग इटली और यंग यूरोप में वो लोग शामिल होते थे, फ्रांस, जर्मनी या स्विट्जरलैंड, इन सब जगहों के, पोलैंड के, जो लोग चाहते थे कि हो जाए, यूनिफिकेशन होना चाहिए, तभी हम मिल करके उस कंजर्वेटिव रूल को हटा पाएंगे। तो गिसिप मैज़िनी के जो ये विजन था, ये आगे बढ़ने लगा और अब इतना बढ़ गया कि कंजर्वेटिव लोग इनसे डरने लगे। जो गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, अब इनका डर कितना व्यापक था आप ये समझिए कि ड्यूक मैटरनिच, हमने कहा था ना इनका नाम याद रखिएगा, ड्यूक मैटरनिच ने कहा था कि ये जो बंदा है, कौन? गिसिप मैज़िनी। गिसिप मैज़िनी आज के सोशल ऑर्डर के लिए खतरा है। इट इज दैट वेरी डेंजरस मैन टू द न्यू सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है इनकी। तो ये जो आपने देखा, लोगों का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, गरीब और अमीर, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्री के बीच में एक नए मिडिल क्लास का उभार, मिडिल क्लास का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को आगे बढ़ाना, लिबरलिज्म का आगे बढ़ना, सोशल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म, जोल्वेरिन। फिर 1815 में फ्रांस का बंदरबाट वियना ट्रीटी में इन चारों कंट्रीज द्वारा, चारों मोनार्कियल रूल्स द्वारा। अब कंजर्वेटिव्स का जनता को दबाया जाना और फिर उसके विरोध में कुछ रिवॉल्यूशनरी जो मैज़िनी टाइप लोग थे उनका खिलाफ खड़ा होना।
तो अब तक की ये बात है, आगे पढ़ेंगे द एरा ऑफ रिवॉल्यूशंस, जब विस्फोट होगा, लोग लड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।